हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की। जैसे आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस, डीटीपीएसबी, बीपीएससी टीआरई, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सीटेट यूपीटेट हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हो। क्योंकि देखें, कभी कभी जो है हमारे सामने कोई भी वैकेंसी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ना जो हमारी जो पढ़ाई की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है या एकदम ही ख़त्म ही हो जाती है। हमारी पढ़ाई की जो नियमितता है वो बाधित हो जाती है। उसमें बहुत हम देखेंगे तो रुकावटें आएँ, जैसे कि हमने एक दिन पढ़ा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर ऐसे करते करते हमारा पढ़ने से धीरे धीरे हम अलग होते जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे सामने कोई वैकेंसी ना हो तो उसमें तैयारी करना मुश्किल होता है, लेकिन उसी समय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि न पढ़ने से हम नई चीज़ें भी नहीं सीख पाते हैं और जो पहले की सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो भी भूल सी जाती हैं। हम बात करेंगे इन परीक्षाओं के सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की और बेस्ट किताबें कौन कौन सी हैं, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए, सफल होने के लिए जितना ज़रूरी है मेहनत करना, उतना ही ज़रूरी हो गया है आज के समय में स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सबके पास ये शिकायत है कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम भले कम है लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, तो ये एक अच्छी बात है और आपको उस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे सीटेट हो गया, यूपीटेट या अदर स्टेट के जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हम देखें तो मेनली आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश भी आता है, सीडीपी और पेडागोजी भी आती है और अदर आपका जो भी कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे सीटेट की बात करें, चाहे उसमें सोशल स्टडीज़ होगा आपका, चाहे फिर साइंस मैथ होगा, दो में से एक होगा। और अदर एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे मैंने ऊपर बात की, चाहे आपका ईएमआरएस हो, डीटीपीएसबी हो, एनवीएस केवीएस हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो। देखिए, यूपी के अगर हम एक तरफ कर दें, जैसे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी है या एलटी ग्रेड है। एलटी ग्रेड में तो सामान्य विषय से कुछ प्रश्न आते भी हैं, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी जो होता है उसका जो मूल होता है वो आपका विषय ही होता है और विषय से जो भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा जिस सब्जेक्ट से, उससे कुछ प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में आपका जनरल पार्ट आ जाता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसमें कौन कौन से विषय इंक्लूड होते हैं, और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये तो आपका सिलेबस है, इसलिए आपको उन सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। जब भी आप किताब पढ़ रहे हैं, एक बार सिर्फ आप किताब को पढ़ लें, दोबारा उस किताब को पढ़ते समय मेन चीज़ों को हाईलाइट करें और उसको नोट्स करें। आपने देखा होगा, पहली बार आप कोई किताब मान लीजिए आप 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, दोबारा उसको कंप्लीट करने में आपको 20 दिन ही लगेंगे, क्योंकि एक बार आप उसको पढ़ चुके हैं। इसलिए नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आप, जैसा मैंने अभी सभी एग्ज़ाम्स की बात की, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो कि सिलेबस लगभग सबका सेम है। हो सकता है जैसे केवीएस में मैथ नहीं पूछा जाता किसी एग्ज़ाम में, लेकिन मैथ पूछा जाता है। देखें तो जो जनरल पार्ट है उसमें आपका रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल मैथ और आईसीटी हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। जीके जीएस आता ही है, करंट अफेयर्स आता ही है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें रेगुलर पढ़नी चाहिए, किसी एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं बल्कि आपको सीखने के लिए, ताकि जो भी आने वाली वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है तो टाइम बहुत कम मिलता है, 2 से 3 महीने मिलते हैं तैयारी के लिए, और उतने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि परीक्षा हो जाती है लेकिन आपको ये संतुष्टि नहीं हो सकती कभी भी कि हाँ, आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही उसकी तैयारी कर लें। टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने अभी बात की, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हम अपना डेली का ये सोच कर कि जैसे 10 मिनट हैं हमारे पास, तो 10 मिनट में हम क्या पढ़ लेंगे, चलो जाने दो, अभी क्या बुक उठाएं। इस तरीके से 10 मिनट 5 मिनट करके हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कभी हम निकालने बैठें तो पता चलेगा कि हाँ, हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। इसके लिए आवश्यक है हम इस प्रकार से छोटी छोटी चिट्स बना लें। ये सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती हैं, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप जी के जीएस के पार्ट्स में से भी कुछ ले सकते हैं, या जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कुछ भी हो गया। आप इस प्रकार के चार्ट पेपर्स को काट लें छोटा छोटा और नोट्स बना लें, ताकि जब भी आपको 10-5 मिनट का टाइम मिले उस टाइम में आप इसको रिवाइज़ कर लें और वो आपका वेस्ट होने से टाइम बच जाएगा। या आप कहीं पे वर्किंग हैं तो वहाँ भी आपको जब भी इस तरीके से छोटे छोटे टाइम मिले तो उसमें आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, अगर जैसे ये जो मैंने अभी ये छोटे छोटे चार्ट पेपर्स की बात की, इनको मैंने अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त यूज किया है कि जैसे भी मुझे जैसे 40 मिनट का पीरियड होता है तो 5-10 मिनट या 5-6 मिनट, 2-3 मिनट में मिल ही जाता था कभी कभी। तो उसमें हम इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं कि पढ़ते वक्त हमने, जैसे हिंदी की बात करें तो रचनाकार और रचनाओं के नाम लिख लिए, या कोई जन्म सन लिख लिया, कोई पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई है वो सारी चीज़ें लिख ली, ये हो गया। या फिर जैसे करंट अफेयर का कोई, आज हमने सुबह करंट अफेयर की कोई वीडियो देखी मान लीजिए,
करंट अफेयर देखिए लिखने की चीज़ नहीं होती, बस आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर हम रिवाइज नहीं करें तो भूल जाएँ, है ना? तो इसलिए जो छोटे-छोटे जैसे कोई नियुक्ति हुई है या कोई खेल से संबंधित कोई सूचना है, तो उनको हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं और जभी भी टाइम मिले दिन में 5-10 मिनट का उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। और टाइम बचाने का सबसे ज़्यादा हम देखें तो जो अपना हम मोबाइल फ़ोन है, उससे दूरी बनानी आवश्यक है। लेकिन दूरी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम सिर्फ़ उसका प्रयोग पढ़ने के लिए ही करें। हाँ, जैसे व्हाट्सएप है या अदर ऐप जो भी हैं, उनके लिए एक टाइम फिक्स कर लें कि हाँ, हमको 30 मिनट या 40 मिनट ही इसका यूज करना है और उतना ही उसका यूज करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की और मॉक टेस्ट की। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार जो कंटेंट आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, अगर उसी टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो वो आपका गलत हो जाता है। आपने सोचा होगा ये टॉपिक तो हम पढ़ के गए थे, फिर भी कैसे गलत हो गया, तो हमने उसका रिवीजन नहीं किया होता है या प्रैक्टिस सेट उस पर आधारित प्रश्न नहीं लगाए होते हैं, इस वजह से वो प्रश्न गलत हो जाता है। और जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत में मॉक टेस्ट देना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देंगे तो ज़ाहिर सी बात हमारे सारे टॉपिक तो कंप्लीट है नहीं, तो वहाँ पे नंबर कम आते हैं और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, जैसे हमने आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को सॉल्व करें, यानी मिनी मॉक टेस्ट लगाएं, 10 क्वेश्चन के, 15 क्वेश्चन के उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इससे हमारे अंदर इम्प्रूव होगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है 2 दिन हो गए या उसी दिन आप चाहें तो उसी दिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और जब आपको लगे कि हाँ, सिलेबस जो है आपका लगभग 50 से 60% तक कंप्लीट हो गया है, तो आप फिर मॉक टेस्ट दें। स्ट्रेटजी देखिए, सबसे ज़रूरी है आपको एक रणनीति बनाना। कई बार हम टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं, बहुत हुआ तो 1 दिन या 2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। प्रेमचंद की एक कहानी थी, उसमें लिखा था टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और उसका अनुसरण करना अलग बात। वो सही भी है, क्योंकि आपने टाइम टेबल अब तक तो न जाने कितनी बार बनाया होगा, लेकिन उसे फॉलो कितने दिन किया होगा ये आप बेटर जानते हैं। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे कि कल हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको या तो हम आज रात में लिख के रख लें, या जैसे आज सुबह की शुरुआत हो रही तो हम सुबह में ही डिसाइड कर लें कि आज के दिन में हम इतने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। वो हर विषय से हो सकते हैं। अगर आप एक ही विषय पढ़ते रहेंगे तो आपका अगला छूट जाएगा, और जब अगला विषय पढ़ने जाएंगे तो पहले वाले विषय का जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा उसका जो टॉपिक्स होंगे वो आपको भूल जाएंगे। इसलिए आप डेली जो है कम से कम 2 से 3 विषय पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और संडे को या जब भी टाइम मिले आपको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे जैसे मैंने आपको ये बताया छोटी छोटी ये चिट्स बनाकर या जैसे भी, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म जो आपका टाइम टेबल है वो बनाएं, सिर्फ 1 दिन के लिए बनाएं कि कुछ भी हो जाए आज मैं इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर ही लूँगा, और वो हो भी जाने चाहिए। लॉन्ग टर्म जो है आप डिसाइड कर लें कि 1 मंथ में मुझे इतने जो है टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, या इस सब्जेक्ट का इतना, इस सब्जेक्ट का इतना कंप्लीट करना है, और मंथ के लास्ट में देखें कि क्या आपने उतना कर लिया है या नहीं कर लिया है। और डेली वाला टाइम टेबल बनाते समय इतना ध्यान रखें कि इन टॉपिक्स को इंक्लूड उसमें ज़रूर करें, छोटे छोटे हिस्सों में ही सही। अब बात करते हैं कि बुक से पढ़ना बेहतर है, पीडीएफ से या यूट्यूब से, और इस अलग अलग पार्ट के लिए कौन कौन सी किताबें रहेंगी। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पीडीएफ्स की। हम पीडीएफ डाउनलोड तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे अपनी मेमोरी में उतना अपलोड नहीं करते जितना कि मोबाइल फ़ोन में अपने डाउनलोड करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितनी पीडीएफ्स हमने जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने फ़ोन में रखी हुई होती हैं, वो परीक्षा भी बीत जाती है और उन सारे पीडीएफ्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए जिस भी दिन आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करें, अगर वो छोटा है तो कोशिश करेंगे उसको उसी दिन पढ़ के ख़त्म कर लें। अगर लेकिन मान लीजिए वो बड़ा है तो उसको डिसाइड कर लें कि अगले 3 से 4 दिन में मुझे इसे ख़त्म करना है, और कैसे भी कर कर उसको पढ़ लें। और पीडीएफ से पढ़ते वक्त भी अपने पास एक कॉपी पेन ज़रूर रखें, जो भी पॉइंट्स उसमें आपको मेन लगे उसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि मोबाइल के पीडीएफ से पढ़ी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में बैठकर आपको उतना ध्यान नहीं आती जितना कि आप लिखकर उसको याद करते हैं, या किसी किताब पे आप पेन को रखकर पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। लेकिन सिर्फ आपने पीडीएफ को पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी नहीं किया और कुछ उससे लिखा भी नहीं, तो वो आपको निश्चित तौर पे भूल ही जाना है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद रहेंगी। बात करें यूट्यूब की, तो वीडियो देखिए, जब आप यूट्यूब पे कोई अपना पढ़ाई वाला वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब आजकल के देखें हम दौर में तो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा साधन है। जिनके पास की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है या वो परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ किताबों का होना ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि एक शिक्षक का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूट्यूब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो यूट्यूब से पढ़ें। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कोई अदर ऐप ना खोलें, बल्कि जिस चीज़ को आप देखने बैठे हैं उसको देख लें, तभी आप कुछ अन्य काम करें। या संभव हो तो अपने फ़ोन को जो है फ्लाइट मोड में कर दें,
या ऐसा भी होता है कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल्स भी होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड में ना करें, ऐसे ही पढ़ें, लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ते वक्त दूसरा कोई ऐप ना खुले या इधर उधर ध्यान ना भटके। बात करें हम किताबों की, तो जितने भी जनरल पार्ट्स हैं सभी के लिए अलग अलग बुक्स हैं। किताबों को पढ़ने का एक तरीका ये है कि जब भी आप बुक को पढ़ने बैठें तो आपके हाथ में पेंसिल या कोई पेन होना चाहिए, उसको आप वहाँ पे रख कर ही जिस भी लाइन को पढ़ रहे हैं तो रख कर पढ़ें। ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि अगर हिंदी है तो उस शब्द की वर्तनी आपके दिमाग में वो बैठती जाती है और आपको ये ध्यान रहता है कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है। तो जनरल हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपको इससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आपको ध्यान रहेगा कि ये शब्द जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, या इंग्लिश में है तो स्पेलिंग इसकी ये होती है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए जनरल पार्ट में आपका जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, आईसीटी, ये सभी में आता है। कुछ एग्ज़ाम में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी आती है, कुछ में नहीं आती है। बात करें जो सीटेट की पेडागोजी है सीटेट एग्ज़ाम की, वो हमारे ईएमआरएस या केवीएस या एनवीएस में पूछे जाने वाले परीक्षाओं में पेडागोजी से किस तरीके से अलग है। देखिए सीटेट में जब आप शिक्षण देते हैं तो सभी विषय के शिक्षण से प्रश्न पूछता है जो भी आपने चूज़ किया हुआ है। उसके अलावा आपसे सीडीपी भी पूछी जाती है। लेकिन जब हम अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे आपका सीडीपी और पेडागोजी अलग अलग आता नहीं है। जो भी 15 से 20 नंबर डिसाइड होगा उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंक्लूड होता है, शिक्षण भी इंक्लूड होता है और सीडीपी भी इंक्लूड होती है। इसलिए आपको ये तीनों ही पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे बस आपको साधारण सा नाम देखने को मिल जाएगा, या तो टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में लिखा रहेगा या पेडागोजी लिखा रहेगा। सीडीपी तो कभी नहीं लिखा रहता, लेकिन इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं। इसलिए आपने बीएड के टाइम पर जो भी अपने साइकोलॉजी के नोट्स बनाए होंगे या कोई बुक आपके पास है तो मेनली जो भी सिद्धांत हैं, सीखने के नियम हैं, उनको आप देख लें। वृद्धि विकास में क्या अंतर है, जो मेन टॉपिक है उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। उसके अलावा बात करें जैसे आपका एनसीएफ है, ठीक है, या एनईपी 2020 है, इन सारी चीज़ों को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इनकी पीडीएफ आपको हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, एनईपी 2020 की भी और एनसीएफ की भी। तो इन दोनों का आप ज़रूर कम से कम 2 बार तो रिवाइज़ कर लें और जो भी आपको मेन चीज़ लगे उसको आप नोट डाउन कर लें। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो आपकी शिक्षण अभी क्षमता है, ये भी आपकी जो भी बीएड की बुक्स रही होंगी वहाँ पर आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से मिल जाएगा। वहाँ से इस टॉपिक को कवर करें, या फिर अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे या पहले कभी की होगी तो वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। बात करें आईसीटी की यानी कम्युनिकेशन स्किल की, आपकी या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो भी नॉलेज है, तो ये भी लगभग आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। तो लूसेंट की एक पतली सी बुक आती है कंप्यूटर के लिए, वहाँ से आप इसे रिवाइज़ कर लें और हाईलाइटर से जो है मेन पॉइंट को हाईलाइट करते चलें। जनरल हिंदी में आपका चाहे देखिए एक वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है व्याकरण के लिए, हरदेव बहारी, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं और उसका अच्छे से पढ़ें उसको। और लूसेंट की बुक भी सफिशिएंट है मैं कहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें विस्तार से दी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ही उसमें संक्षिप्त में दिया गया है, जैसे आपका अलंकार वगैरह हो गया। इसलिए ये बुक पूरी तरीके से सही नहीं है कि बस आपने लूसेंट हिंदी पढ़ ली तो ये सफिशिएंट हो गया, ऐसा नहीं है। जनरल इंग्लिश के लिए बात करें तो यहाँ पे आपकी बेसिक इंग्लिश जो है मजबूत होनी चाहिए। नोट्स बनाना देखिए काफ़ी ज़रूरी है, चाहे जनरल इंग्लिश हो चाहे जनरल हिंदी हो, क्योंकि व्याकरण के जो भी पार्ट पूछे गए वो लगभग आपको सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे, आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे। तो सबसे ज़रूरी कि आप इसका नोट्स बना लें, चाहे लूसेंट इंग्लिश से आपको समझ में आता हो, चाहे नीतू सिंह की बुक से, और चाहे एक्सीलेंट या ऑक्सफोर्ड से, जहाँ से समझ में आता हो वहाँ से इन टॉपिक्स को देखें और उसको नोट्स कर लें। बात करें हम रीजनिंग की अरिहंत की एक रेड कलर की बुक आती है रीजनिंग के लिए, वो उसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है, समझाया भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसको आप कर लें। मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगी बुक देखने से अच्छा है कि आप पहले इसके टॉपिक देख लें कि जनरल मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको नोट्स करें और उसके बेसिक पे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप एसएससी का देखेंगे या DSSB का अलग अलग पोस्ट के लिए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो काफ़ी अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक से रिलेटेड आप पहले फार्मूले को देखें, उसके सिद्धांत को देखें, जो भी उसको समझें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या सॉल्व नहीं करते हैं डेली रूटीन में तो ये भूल सी जाती हैं। इसलिए आप इसको 15 से 20 मिनट ही दें, या हो सकता है कि आप एक दिन का गैप दे दें बीच में, लेकिन इनको सॉल्व करते रहें तो चीज़ें याद रहेंगी। अन्यथा आपने जैसे मान लिया कि 20 दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया या 1 महीने पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया तो वो फिर परीक्षा में भूल जाता है। जीके जीएस जो है इसका
सिलेबस तो बहुत ही विस्तार से है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, पोलाइटी भी पढ़ना पड़ेगा, और कुछ परीक्षा में जो इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आते हैं। हालांकि उसका जो परसेंटेज रहता है वो काफ़ी कम रहता है, उससे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे या कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी, ज्योग्राफी हो गया और पोलाइटी हो गया, ये तो ज़रूरी ही है। जैसे संविधान के अनुच्छेद वगैरह हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, इन चीज़ों को आप पहले पढ़ें और कहीं उसको नोट डाउन करें। मैं जानती हूँ जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। इसलिए मैंने कहा अभी आपके सामने भले कोई वैकेंसी नहीं हो, लेकिन आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे। शुरुआत देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत ही कठिन होती है, लेकिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जब आप 10 से 15 दिन पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कुछ तो सिलेबस कंप्लीट हुआ। जहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस बचा था उसमें आपने कुछ तो कर लिया। इसी तरह लगभग 2 महीने कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आप कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपसे मान लीजिए डेली का 6 से 7 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं टाइम है आपके पास, तो 2 से 3 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन वो 2 से 3 घंटे में आप पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए कि पढ़ने के अलावा आप कोई और काम न कर रहे हो। धीरे आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे जो हैं वो 4 से 5 घंटे में बदल जाएंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ज़रूरी है कि बस आप उसमें नियमित रहें। किसी भी हाल में कम से कम मान लीजिए किसी दिन आपके घर पे कोई काम हो गया या कुछ भी हो गया, आप जो है उस दिन 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस दिन आप 1 घंटे ही पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। वो नियमितता जो है आपकी वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो टूटती है, क्योंकि जब एक बार नियमितता आपकी टूटती है तो फिर दोबारा से आप सोचते हैं चलो आज तो ये भी कर लेते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने 1 दिन का गैप किया था और कब से वो 2 से 3 दिन का गैप हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से पढ़ें, 2 से 3 घंटे पढ़ें। बहुत ज़्यादा मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और यहाँ पर लगभग मैंने सभी जनरल पार्ट्स की बात कर ली है। और मेन विषय जो है आपका, तो वो सबका अलग अलग होता है। मैं सिर्फ हिंदी विषय के जो बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में चर्चा फिर कभी कर दूँगी, क्योंकि देखिए सपने अगर आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा कि मैं आपका काम कर लूँगा, 2-3 घंटे आप पढ़ लीजिए। इसलिए आप शुरुआत करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मैं जानती हूँ जैसे मैंने लुसेंट की ही अभी बात की, ये बुक देखने में पतली है, या भी किसी भी बुक की आप बात कर लीजिए, क्योंकि कहना आसान है कि बुक ख़त्म करना है या पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना उतना ही मुश्किल है। वो देखने में पतली सी बुक है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे अलग अलग परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसलिए उनको पढ़ना और उनका रिवीजन करना दोनों ही ज़रूरी है। चाहे जीके जीएस के लिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह आता है जो महेश वर्णवाल का, उस बुक को भी आप ले सकते हैं। ये दोनों ही बुक जो है काफ़ी अच्छी हैं, आप इनको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे कोई तरीका काम नहीं करने वाला है। चाहे कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, स्ट्रेटजी देख लीजिए, टाइम टेबल देख लीजिए, कुछ भी नहीं जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। और ध्यान रखिए कुछ भी हो दिन में, लेकिन आपने जितने टॉपिक्स भी डिसाइड किए हैं आप उनको हर हाल में कंप्लीट करिए और उसके बाद ही सोइए। क्योंकि अगर आप एक दिन का टॉपिक टालेंगे तो फिर अगले दिन वाला टॉपिक आप कब तैयार करेंगे। हाँ, कभी कभी अगर आप परेशान हो, ब्रेक लेने का मन करे, तो पूरे दिन का नहीं, आप 1-2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन फिर भी आप कम से कम 1 घंटे तो दिन में पढ़िए ही किसी भी हालत में। तभी आपके जो आप देखेंगे कि सिलेबस लगभग आपका 80 से 90% तक ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा। चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर पाएंगे। आपके जो नोट्स रहेंगे लास्ट टाइम पे, मैं यही कहूँगी कोई भी नया वीडियो या मैराथन क्लास देखने से अच्छा है कि अब तक आपने जो तैयारी की है, जो नोट्स बनाए हैं, उसको रिवीजन कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि वो कम से कम आपका गलत ना हो कोई नया चीज़ पढ़ने के बजाय। क्योंकि नई चीज़ जो है दिमाग में जल्दी बैठेंगी नहीं, और फिर एग्ज़ाम से पता नहीं उससे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे भी, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको मजबूती के साथ अपने दिमाग में बैठाए रहिए। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, आप जब सीखने के लिए पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें स्वतः आपके मस्तिष्क में बैठने लगेंगी और आपको चीज़ें याद भी रहने लगेंगी। हाँ, बस बुक पढ़ते समय पेन या पेंसिल रखकर बुक पढ़ें। जो भी टॉपिक्स पढ़ें, चाहे पीडीएफ से पढ़ें, बुक से पढ़ें या यूट्यूब से ही पढ़ें, लेकिन पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। उस जो भी पढ़ रहे हैं आप, जो भी सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें बनाएं और उसको नोट कर लेते चलें। बात आती है करंट अफेयर की, अगर हम कहें तो सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर लगभग पूछा जाता है। और आपने कोई करंट अफेयर की सुबह वीडियो देख ली, लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो 2-3 महीने बाद वो कब आपको भूल जाएगा पता नहीं। इसलिए कोई भी करंट अफेयर अगर आप सुबह देखते हैं, कोई भी वीडियो देखें, उसी वीडियो को अलग अलग चैनलों के करंट अफेयर देखने के बजाय जिस भी चैनल का आपने देखा हो करंट अफेयर, शाम को उसी चीज़ को एक बार और देख लें। तो ये इससे ये होगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी।
ये तो हो गए। और जहाँ तक अगर पॉसिबल हो तो आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर से अच्छी चीज़ करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो वाचन कौशल है या लेखन कौशल है मैं बात करूँ, और आपके जो शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी। नए नए शब्दों से आप परिचित होंगे और उसको आगे आने वाले समय में या किसी परीक्षा में आप उसका उपयोग कर पाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आज की इस वीडियो से आपने जो भी सब्जेक्ट देखे, जो भी तरीका मैंने बताया, आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।